नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का प्रोफेसर की क्लास में। तो ये है द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का पार्ट 2। इस पार्ट में हम किताब की आखिरी 10 चैप्टर्स को कवर करेंगे। आशा करता हूं आप लोग पार्ट 1 के 10 चैप्टर्स को सुने हैं और समझे हैं। पिछले चैप्टर में हमने पैसे बचाने की जरूरत और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझा था। हमने जाना था कि वेल्थ बनाने के लिए सेविंग रेट सबसे जरूरी है और ये आपके एक कंट्रोल फैक्टर है। तो अब जब हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया है तो अगला कदम क्या है? उस पैसे के साथ एक्शन लेना यानी इन्वेस्टिंग करना, उस पैसे के साथ फैसले लेना यानी कि इन्वेस्टिंग के फैसले। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। और इन्वेस्टिंग पर ही ज्यादातर लोग बड़ी गलती करते हैं। वो कोशिश करते हैं कोल्डली रैशनल होने की, एक स्प्रेडशीट की तरह, इमोशन से दूर, सिर्फ नंबर के आधार पर फैसले लेने की। लेकिन आप एक स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान है, एक स्क्रूड आप इमोशनल इंसान। इसीलिए कोल्डली रैशनल होने की कोशिश मत कीजिए, बस प्रिटी रीजनेबल होने का एम रखिए, क्योंकि रीजनेबल होना ज्यादा रियलिस्टिक है और जिससे आप लंबे समय तक टिके रहेंगे। और लंबे समय तक टिके रहना यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक डॉक्टर की कहानी सुनाऊंगा जिसने सिफिलिस का इलाज मलेरिया से करने की कोशिश की। 19th सेंचुरी के एक साइकाट्रिस्ट थे जूलियस वैगनर। उनकी स्पेशलिटी थी न्यूरोसिफिलिस की मरीज जिसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था और मौत निश्चित थी। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। सिफिलिस की वो मरीज ठीक हो जाते थे जिन्हें बदकिस्मती से कोई दूसरी बीमारी की वजह से लंबा तेज फीवर आता था। तो उन्होंने एक लॉजिकल लेकिन खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने अपने मरीजों को टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स और आखिर में मलेरिया की कमजोर स्ट्रेन्स इंजेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें तेज बुखार आए जो उनके सिफिलिस के इन्फेक्शन को मार सके। ये बहुत खतरनाक था। कुछ मरीज इलाज से ही मर गए, लेकिन आखिर में उनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। उनके 60% मरीज ठीक हो गए, जबकि बिना इलाज के सिर्फ 30% ठीक होते थे। इस काम के लिए उन्हें 1927 में नोबेल प्राइज मिला। आज हम जानते हैं कि बुखार, फीवर हमारे शरीर के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक नेचुरल तरीका है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से कुछ वायरसेस का रेप्लिकेशन 200 गुना तक कम हो जाता है। तो रैशनली इन्फेक्शन होने पर बुखार आना अच्छी बात है। लेकिन क्या आप या मैं, जब हमें बुखार आता है तो क्या हम खुश होते हैं? नहीं, हम दवाई लेते हैं ताकि बुखार उतर जाए। क्यों? क्योंकि बुखार में दर्द होता है और इंसान को दर्द पसंद नहीं। एक डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, उसका काम है मरीज के लिए जो रीजनेबल और सहनशील हो उस दायरे में रहकर बीमारी ठीक करना। रैशनली बुखार अच्छा है, लेकिन रीजनेबली हम उसे खत्म करना चाहते हैं। और बिल्कुल यही फिलॉसफी हमें अपने पैसों के साथ भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखते हैं तो रैशनल होना मुश्किल होता है, लेकिन रीजनेबल होना पॉसिबल है। एकेडमिक फाइनेंस मैथमेटिकली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन असली दुनिया में लोगों को मैथमेटिकली ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज नहीं चाहिए। उन्हें वो स्ट्रेटेजीज चाहिए जिसे उसे रात को अच्छी नींद आए। हैरी मार्कोविट्ज, उन्हें रिस्क और रिटर्न के बीच मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ को एक्सप्लोर करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के पिता, उनसे पूछा गया कि वो अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि 1950s में जब उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए थे, उन्होंने अपना पैसा 50-50 यानी आधा स्टॉक आधा बॉन्ड्स में बांट दिया था। क्यों? उन्होंने कहा, मैं अपने फ्यूचर की पछतावे को कम से कम करना चाहता था। मैं उस दुख की कल्पना कर रहा था जो मुझे तब होता अगर स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला जाता और मैं उसमें नहीं होता, या बहुत नीचे चला जाता और मैं पूरी तरह से उसमें होता। एक नोबेल प्राइज विनर अपने फैसले दुख की कल्पना पर ले रहा है, ना कि अपने बनाए हुए रैशनल मॉडल्स पर। मार्कोविट्ज ना ही रैशनल थे ना ही इरेशनल, वो रीजनेबल थे। एक रैशनल इन्वेस्टर सिर्फ नंबर्स के आधार पर फैसला लेता है, लेकिन एक रीजनेबल इन्वेस्टर एक कॉन्फ्रेंस रूम में फैसला लेता है जहां वो अपने कोवर्कर्स को इम्प्रेस करना चाहता है।
वो अपने घर पर फैसले लेता है जहां वो अपने लाइफ पार्टनर को निराश नहीं करना चाहता। इन्वेस्टिंग का एक सोशल कंपोनेंट है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। याले के रिसर्चर्स ने एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने कहा कि यंग इन्वेस्टर्स को 2-to-1 लेवरेज यानी हर $1 के लिए $2 का कर्ज लेके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका मैथ कहता है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जवानी में बर्बाद भी हो जाए तब भी लंबे समय में आप 90% ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ये एक परफेक्टली रैशनेबल स्ट्रेटेजी है बट 100% अनरीजनेबल। कोई भी नॉर्मल इंसान अपने रिटायरमेंट अकाउंट को जीरो होता हुआ देख करके अगले दिन फिर से वही स्ट्रेटेजी शुरू नहीं कर सकता, वो हार मान लेगा। तो इसका सबक क्या है? सबक ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से प्यार कीजिए। ये सुनने में गलत लगता है। इन्वेस्टर कहते हैं कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई इमोशन नहीं है, लेकिन अगर इमोशन ना होने की वजह से आप मुश्किल वक्त में अपनी स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं तो आपका रैशनल होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक रीजनेबल इन्वेस्टर अपनी इनपरफेक्ट स्ट्रेटेजी से प्यार करता है। उसके जीतने की चांस ज़्यादा है क्योंकि वो उसके साथ टिका रहेगा। अगर आपको किसी कंपनी का मिशन पसंद है तो जब कंपनी स्ट्रगल करेगी तब आप उसे डंप नहीं करेंगे बल्कि बिलीव करेंगे, एंड दैट बिलीव कीप्स यू इन द गेम। तो हम जानते हैं कि लंबे समय तक टिकना ही सबसे जरूरी है, इसलिए अपनी देश की कंपनीज पर इन्वेस्ट करना रैशनल नहीं है लेकिन रीजनेबल है। अगर इससे आपको अनजान लोगों को पैसे देने का विश्वास मिलता है। छोटी मोटी अकाउंट्स में डे ट्रेडिंग करना रैशनल नहीं है लेकिन रीजनेबल है। अगर इससे आपकी कुछ करने की खुजली मिट जाती है तो आप अपने बाकी के पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ते। मार्केट प्रेडिक्शन करना एश्योरेंसी जीरो, लेकिन प्रेडिक्ट करना रीजनेबल है क्योंकि अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल है। लोग चाहते हैं कि कल क्या होगा पता चले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जैक बोगले, वैनगार्ड की फाउंडर, ने पैसिव इन्वेस्टिंग का प्रचार किया, लेकिन उनका बेटा फंड मैनेजर, उन्होंने अपने बेटे की एक्टिव हाई फी फंड में भी इन्वेस्ट किया। क्यों? उन्होंने कहा हम कुछ चीज़ें परिवार के लिए करते हैं। अगर ये कॉन्सिस्टेंट नहीं है तो जिंदगी हमेशा कॉन्सिस्टेंट नहीं होती। और वो बिल्कुल सही थे, जिंदगी कॉन्सिस्टेंट नहीं होती। इसलिए कोल्डली रैशनल होने की कोशिश मत कीजिए, रीजनेबल बनिए। लेकिन इतिहास, हिस्ट्री, क्या वो हमें रैशनल बनाने के लिए मदद कर सकता है? क्या हम इतिहास से सीख करके कुछ बेहतर फैसले ले सकते हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, और यही है हमारा अगला चैप्टर। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने जाना कि कोल्डली रैशनल होने से बेहतर है प्रीटी रीजनेबल होना, क्योंकि हम इंसान हैं, स्प्रेडशीट नहीं। हमारे फैसले हमारी साइकोलॉजी से बनते हैं, सिर्फ मैथ से नहीं। तो अगर हमें रीजनेबल बनना है तो हमें गाइड कौन करेगा? हमारा सबसे बड़ा टीचर कौन है? आप सोचेंगे हिस्ट्री, इतिहास। हम इतिहास से सीखते हैं, हम पिछली गलतियों को देखते हैं, पिछले पैटर्न्स को समझते हैं और उसके आधार पर फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हर इन्वेस्टर भरोसा करता है। पर क्या होता है जब वही हिस्ट्री जिसे हम फ्यूचर की रोड मैप समझते हैं खुद ही एक सरप्राइज बन जाए? तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12, सरप्राइज। हिस्ट्री एक बदलाव की स्टडी है और हम इस बदलाव की स्टडी को फ्यूचर की मैप की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर स्कॉट सैगन ने एक बात कही थी जो हर इन्वेस्टर को अपनी दीवार पर लगा लेनी चाहिए। ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई है हमेशा होती रहती है। हिस्ट्री ज्यादातर हैरान करने वाली घटनाओं की स्टडी है, लेकिन हम उसे फ्यूचर के लिए एक अटल गाइड मान लेते हैं। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? ये एक जाल है जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर फंसते हैं। मैं इसे कहता हूं हिस्टोरियंस एज प्रोफेस्ड फैलेसी। पास्ट डाटा पर इतना ज्यादा भरोसा करना कि हम भूल जाते हैं कि प्रोग्रेस का मतलब ही इनोवेशन और चेंज है। आप इन्वेस्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टिंग को एक हार्ड साइंस मानते हैं जैसे जियोलॉजी या मेडिसिन, तो हिस्ट्री एक परफेक्ट गाइड होनी चाहिए। एक किडनी आज वैसे ही काम करती है जैसे 1000 साल पहले करती थी,
लेकिन इन्वेस्टिंग एक हार्ड साइंस नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ इम्परफेक्ट फैसले ले रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये स्मार्ट से स्मार्ट इंसान को भी घबराहट, लालच और डर से भर सकता है। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन ने कहा था, सोचिए फिजिक्स कितनी मुश्किल होती अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास फीलिंग होती। वेल, इन्वेस्टर्स के पास फीलिंग होती है, बहुत सारी। इसलिए आप उनके पिछले बिहेवियर के आधार पर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो आगे क्या करेंगे। जब आप हिस्ट्री पर हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो दो खतरनाक चीज़ें होती है। पहला, यू विल लाइकली मिस द आउटलेयर इवेंट्स दैट मूव द नीडल मोस्ट। आप उन बड़ी रिकॉर्ड तोड़ घटनाओं को मिस कर देंगे जो सबसे ज़्यादा असर डालती है। द ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, 9/11, .com बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब ट्रेल इवेंट्स थे। जब ये हुए तो इनका कोई पिछला उदाहरण नहीं था। एक रेफरेंस ग्राफ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो भी ब्लैक लाइंस है वो दर्शाता है कि यूएस इकोनॉमी कितना बार रिसेशन में से गुजरा। पिछली 2 सदियों में 15 बिलियन लोग पैदा हुए। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ 7 लोग पैदा ना हुए होते तो दुनिया कैसी होती। हिटलर, स्टेलिन, माओ, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स। दुनिया का नक्शा, टेक्नोलॉजी, सोशल नॉर्म्स सब कुछ अलग होता। इन टेल इवेंट्स की पावर को समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये सोचना आसान नहीं है कि 19 हाईजैकर्स का 9/11 आज के 1.6 ट्रिलियन के स्टूडेंट लोन क्राइसिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ है। तो जब हम फ्यूचर की वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में सोचते हैं तो हम ग्रेट डिप्रेशन जैसी घटनाओं को देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तब वो खुद ही एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को उस इलाके की सबसे बुरे पिछले भूकंप को झेलने के लिए बनाया गया था। बनाने वालों ने ये कल्पना ही नहीं की कि उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। ये एनालिसिस की फेलियर नहीं, ये इमेजिनेशन की फेलियर है। अब हिस्ट्री पर भरोसा करने की दूसरा खतरा। हिस्ट्री डजंट अकाउंट फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर रिलेवेंट टू टुडेज वर्ल्ड। इतिहास उन स्ट्रक्चरल बदलावों को नहीं गिनता जो आज की दुनिया के लिए जरूरी है। सोचिए, यूएसए का रिटायरमेंट प्लान सिर्फ 42 साल पुराना है। वेंचर कैपिटल 25 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। S&P 500 में 1976 तक फाइनेंशियल स्टॉक्स थे ही नहीं, आज वो 16% है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स 50 साल पहले थे ही नहीं, आज वो 20% से ज़्यादा है। सब कुछ बदल गया है। रिसेशंस की बीच का समय बदल गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेंजामिन ग्राहम, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टर्स के लिए गीता मानी जाती है। उसमें उन्होंने स्टॉक्स खरीदने के लिए फॉर्मूलाज दिए हैं, लेकिन अगर आप आज उन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आज वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्या ग्राहम गलत थे? नहीं, ग्राहम हर कुछ सालों में अपनी किताब का नया एडिशन निकालते थे और हर नए एडिशन में वो पिछले एडिशन की फॉर्मूलाज को फेंक कर नए फॉर्मूलाज डालते थे। वो कहते थे पिछले वाले अब काम नहीं करते, अब ये नए वाले बेहतर काम करते हैं। उन्होंने खुद अपनी मौत से पहले कहा था कि उनकी पुरानी टेक्निक्स अब काम नहीं करती क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है, टेक्नोलॉजीज बदल गई है, इंडस्ट्रीज बदल गई है। थिंग्स चेंज्ड। इन्वेस्टिंग में एक कहावत है, ये अक्सर मजाक में भी इस्तेमाल किया जाता है, इट्स डिफरेंट दिस टाइम। लेकिन सच्चाई ये है कि हाँ, इट्स डिफरेंट दिस टाइम एटलीस्ट 20% ऑफ द टाइम, जैसा जॉन टेम्पलो ने कहा था। और यही बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो क्या हमें इतिहास को पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें उसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना होगा। आप इतिहास में जितना ज्यादा पीछे जाएंगे, आपके टेकअवेज उतना ही जनरल होने चाहिए। इंसानों का लालच और डर से रिश्ता, स्ट्रेस में उनका बिहेवियर, इंसेंटिव्स पर उनका रेस्पॉन्स, ये चीजें समय के साथ साथ स्टेबल रहती है। इन्हें समझने के लिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है। लेकिन स्पेसिफिक ट्रेंड्स, स्पेसिफिक ट्रेड्स, स्पेसिफिक सेक्टर्स, ये सब हमेशा बदलते रहते हैं। हिस्टोरियंस आर नॉट प्रॉफिट्स। इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं होते। सो लेसन सिंपल है, हिस्ट्री को समझिए लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। जो आज काम कर रहा है हो सकता है कल वो इररिलेवेंट हो जाए। दोस्तों,
अगर आप इन्वेस्टिंग को समझ रहे हैं तो एक चीज जरूर समझ लीजिए, सबसे बड़ी पावर होती है इमेजिनेशन, क्योंकि जो चीज कभी हुई नहीं है वो कल हो सकती है, और उस चीज के लिए तैयार रहना ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली पहचान है। तो सवाल वही है, अगर इतिहास फ्यूचर का नक्शा नहीं है, अगर दुनिया हमेशा हैरान करती है, तो हम फ्यूचर के लिए प्लान कैसे बनाएं? हम उस अनदेखे अनजाने कल के लिए तैयार कैसे हों? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में ढूंढते हैं। तो चलिए, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हिस्ट्री, इतिहास फ्यूचर की नक्शा नहीं है। हमने जाना कि दुनिया हमेशा हैरान करती है, ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई है हमेशा होती रहती है। तो इससे हम उस सबसे ज्यादा जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं, अगर फ्यूचर अनदेखा है, अनजाना है, तो हम इसके लिए प्लान कैसे बनाएं? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी जगह पर मिलता है, लास वेगास कैसीनोज। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। हर प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा ये प्लान करना है कि आपका प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा। ब्लैक जैक के कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं जो कार्ड काउंटिंग करते हैं। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल है, कोई नहीं जानता है कि डीलर अगला कौन सा पत्ता निकालेगा, लेकिन आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से पत्ते पहले ही निकल चुके हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि अगले पत्ते की आने की संभावना क्या है। जब ऑड्स आपके फेवर में होते हैं तब आप ज्यादा पैसा लगाते हैं, जब नहीं तो कम। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा ह्यूमिलिटी है, विनम्रता। एक कार्ड काउंटर जानता है कि वो सिर्फ ऑड्स का खेल खेल रहा है, सर्टेनिटी का नहीं। वो जानता है कि वो गलत हो सकता है। उन्हें शायद कसिनो पर 2% का एज मिलता है, इसका मतलब है कि कसिनो 49% टाइम्स जीतेगा। इसलिए वो कभी भी अपने सारे चिप्स एक साथ दांव पर नहीं लगाता, क्योंकि अगर वो गलत निकले तो वो इतना हार सकते हैं कि उसके पास खेलने के लिए और पैसे ही ना बचे। उसे खेल में बने रहने के लिए अपने पास गलती की गुंजाइश रखनी पड़ती है। बेंजामिन ग्राहम ने इसी कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इसका मकसद क्या है? ग्राहम ने एक इंटरव्यू में कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मकसद भविष्यवाणी या फोरकास्ट को गैर जरूरी या अननेसेसरी बना देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। अगर आपके पास गलती की गुंजाइश है तो आपको ऐसी दुनिया में जीने में आसानी होती है जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, और पैसों से जुड़ी हुई हर चीज ऐसी ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम इंसान रूम फॉर एरर से नफरत करते हैं। हमें लगता है कि कोई ना कोई जरूर है जिसे पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, और हम उस सही भविष्यवाणी यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पूरा फायदा नहीं उठाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। एक स्टडी में लोगों से दूसरे के घर की रेनोवेशन बजट के बारे में पूछा गया। सबने कहा कि बजट 25% से 50% तक बढ़ जाएगा, लेकिन जब उनसे उनका अपना प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो सबने कहा कि उनका प्रोजेक्ट टाइम पर और बजट में पूरा होगा। हम दूसरों की गलती देखते हैं, अपना नहीं। लेकिन क्या होता है रियल दुनिया में? एनालिस्ट एक टारगेट देते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स। इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्शन देते हैं, एग्जैक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट्स। लोग अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं विथ एग्जैक्ट टाइमलाइंस। और जब ये सब गलत होता है तो हर चेहरा उतर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्लान में गलती की गुंजाइश नहीं रखी होती। लोग अक्सर सोचते हैं कि रूम फॉर एरर एक कंजर्वेटिव, डरपोक लोगों की स्ट्रेटेजी है, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा है। रूम फॉर एरर आपको अलग अलग नतीजों को सहन करने की ताकत देता है, और सहन करने की ताकत आपको गेम में इतनी देर तक टिकाती है कि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। बिल गेट्स ने यह बहुत अच्छे से समझा। जब माइक्रोसॉफ्ट एक नई कंपनी थी तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा बैंक में इतना पैसा रखता कि अगर हमें 1 साल तक कोई पेमेंट ना मिले तब भी मैं अपने सारे एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकूं। वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं हमेशा बुक शेयर को जरूरत से ज्यादा कैश के साथ चलाऊंगा। मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चांस के लिए एक दिन भी ट्रेड नहीं करूंगा। ये डरपोक होना नहीं है, ये अनब्रेकेबल यानी कि अटूट होना है। रूम फॉर एरर आपको सिर्फ उन चीजों से नहीं बचाता जिसके बारे में आप सोचते हैं, ये आपको उन चीजों से बचाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वर्ल्ड वॉर 2 में बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड के दौरान
जर्मन फौज को फ्रंट लाइन पर टैंक्स की सख्त जरूरत पड़ी। उन्होंने अपना रिजर्व यूनिट को बुलाया, लेकिन जब टैंक्स आए तो 104 में से सिर्फ 20 ही काम कर रहे थे। इंजीनियर्स ने जल्द ही प्रॉब्लम ढूंढ ली। कई हफ्तों तक जब टैंक्स घास के मैदान में खड़े थे तो चूहे ने उनके अंदर घोंसले बना लिए थे और उनके इलेक्ट्रिकल वायरिंग को कुतर दिया था। दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री मशीन चूहों से हार गई। आप उनकी हैरानी की कल्पना कर सकते हैं। क्या किसी टैंक डिजाइनर ने चूहों से बचने के बारे में सोचा होगा? नहीं, ऐसी चीजें हमेशा होती रहती है। आप हर रिस्क के लिए प्लान कर सकते हैं, सिवाय उन चीजों के जो इतनी अजीब है कि आपके दिमाग में ही ना आए। और यही अजीब चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो आप अपनी जिंदगी में रूम फॉर एरर कैसे लाए? पहला, वोलेटिलिटी। क्या आप अपने एसेट्स को 30% गिरते हुए देखकर सहन कर सकते हैं? स्प्रेडशीट पर शायद हाँ, लेकिन असलियत में मेंटली? जब आप रात को अपने बच्चे को सुला रहे हो और सोच रहे हो कि कहीं आपने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, अपनी टेक्निकल सहन शक्ति और इमोशनल सहन शक्ति के बीच में एक गैप रखिए। दूसरा, रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर हिस्ट्री कहता है कि मार्केट 7% रिटर्न देगा तो आप 5% या 4% ही मानकर चले, ताकि अगर फ्यूचर हिस्ट्री जैसा ना भी हो तब भी आप ठीक रहें। मैं खुद अपने लिए हिस्टोरिकल एवरेज से 1/3 कम रिटर्न मानता हूँ। इससे मुझे रात को अच्छी नींद आती है। तीसरा, रशियन रोलेट मत खेलिए। मतलब ऐसा कोई भी रिस्क मत लीजिए जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, चाहे जीतने की ओड्स कितनी भी अच्छे क्यों ना हो। लेवरेज यानी कर्ज यहाँ पर शैतान है। ये मामूली रिस्क को बर्बादी में बदल सकता है। मैं अपने पैसों को बरबेल की तरह सोचता हूँ। एक तरफ एक्सट्रीम सेफ्टी, कैश सेविंग्स, नो डेट। दूसरी तरफ रिस्क, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, इक्विटीज। अगर एक साइड फेल भी हो जाए, मैं गेम में बने रह सकता हूँ। सरवाइव करना ही सक्सीड करने का पहला स्टेप है। और चौथा और सबसे जरूरी, सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर से बचिए। पैसे के मामले में सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहना, बिना किसी सेविंग के। आपको बचाने के लिए कोई खास वजह की जरूरत नहीं है। आप उन चीजों के लिए बचाते हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उन फाइनेंशियल चूहों के लिए जिनका अस्तित्व आपको पता ही नहीं है। सेविंग सिर्फ कार या हाउस के लिए नहीं होना चाहिए। सेविंग होनी चाहिए उन अननोन प्रॉब्लम्स के लिए जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करती है। माइस जैसी प्रॉब्लम्स, स्पूफेड ईमेल, मेंटल ब्रेकडाउन, फ्लडेड ऑफिस, और इन सब का एक ही सॉल्यूशन, रूम फॉर एरर। हर प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा ये प्लान करना है कि आपका प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल प्लान सक्सीड करे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लान कीजिए कि आपका प्लान फेल होगा। तो अगर आपने रूम फॉर एरर रखा है तो समझिए आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो ये सब आप पर कैसे लागू होता है? आपके अपने फैसलों पर। ये हम अगली चैप्टर में देखते हैं। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने देखा कि फ्यूचर अनदेखा है, अनजाना है, तो हमें उसके सरप्राइज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमने अब तक सिर्फ बाहरी दुनिया की सरप्राइजेस के बारे में बातें किए हैं। एक रिसेशन, एक मार्केट क्रैश या चूहों द्वारा बर्बाद किए गए टैंक्स। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे अनप्रेडिक्टेबल सरप्राइज बाहर से नहीं, अंदर से आता है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14, यू विल चेंज। तुम बदल जाओगे। दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि इंसान की गोल्स और इच्छाएं यानी कि डिजायर्स समय के साथ साथ बदल जाती है। हम सब अपने फ्यूचर सेल्फ के बहुत ही खराब फोरकास्टर्स हैं, यानी कि बाद में जाके हम क्या करने वाले हैं वो प्रेडिक्ट करने में हम बहुत ही कमजोर हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाऊंगा। मेरा एक दोस्त था, उसके पास ना तो कोई खास सुविधाएं थी, ना ही वो जन्म से बहुत होशियार था, लेकिन वो मेरी जानकारी में सबसे मेहनती इंसान था। उसका एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। उसके लिए ऑड्स इतने खराब थे कि कोई भी समझदार इंसान ये कहता कि ये नामुमकिन है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात एक कर दिया और आखिर में अपने क्लासमेट से 10 साल बड़ा होने के बावजूद भी वो डॉक्टर बन गया।
सोचिए, जीरो से शुरू करके हर मुश्किल को रौंदते हुए एक इतने रिस्पेक्टेबल पोजीशन को हासिल करना, इससे कितनी संतुष्टि मिलती होगी। कुछ साल पहले मेरी उससे बात हुई। मैंने पूछा, बहुत टाइम हो गया, कैसे हो? उसने जवाब दिया, बहुत ही खराब करियर है। मैंने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसने फिर कहा, ऑफुल करियर मैन। अगले 10 मिनट तक वो मुझे बस यही बताता रहा। स्ट्रेस, काम की घंटे, इन सब ने उसे तोड़ दिया। 15 साल पहले जिस चीज के लिए वो इतना पागल था, आज वो उतना ही निराश था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक गोल का कल्पना करना बहुत आसान और मजेदार होता है, लेकिन उस गोल को जिंदगी की असली स्ट्रेस के साथ इमेजिन करना बिल्कुल अलग है। हर 5 साल का बच्चा ट्रैक्टर चलाना चाहता है, फिर टीनेजर बनकर वो लॉयर बनने का सपना देखता है, फिर लॉयर बनकर वो इतने घंटे काम करता है कि उसे फ्लेक्सिबल आवर्स वाली जॉब चाहिए होती है, फिर वो स्टे एट होम पेरेंट बन जाता है, और फिर 70 की उम्र में उसे एहसास होता है कि वो रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है। हम सब की कहानी कुछ ऐसी ही है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि सिर्फ 27% कॉलेज ग्रेड्स की उनकी जॉब्स उनके पसंद से रिलेटेड होता है। ये होता है हम सभी के साथ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। मतलब आपको लगता है कि अब आप जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन असल में आप बदलते हैं, आप बदलते रहेंगे। हर 5 साल में आपका वर्जन अपडेट होता है, लेकिन प्लानिंग वो करते हैं हम आज की वर्जन की हिसाब से, और जब फ्यूचर की वर्जन अराइव होता है, प्लान्स फेल हो जाता है। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें हम ये तो मानते हैं कि हम पास्ट में बहुत बदले हैं, लेकिन हम ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम फ्यूचर में कितना बदलेंगे। हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट डेनियल गिलबर्ट कहते हैं, हम सब एक भ्रम के साथ घूम रहे हैं। ये भ्रम कि हमारा पर्सनल इतिहास अभी अभी खत्म हुआ है, कि हम अभी अभी वो इंसान बने हैं जो हमें हमेशा से बनना था, और हम बाकी की जिंदगी वैसे ही रहेंगे। जवान लोग जिन टैटूज को हटाने के लिए पैसे देते हैं, जिन्हें लगवाने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। कई लोग उन लोगों से तलाक लेते हैं जिससे शादी करने के लिए वो जवानी में बेताब थे। ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसका हमारा फाइनेंशियल प्लान पर क्या असर पड़ता है? चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम है उसे बिना वजह कभी इंटरप्ट मत कीजिए। लेकिन आप एक प्लान को इंटरप्ट किए बिना कैसे चल सकते हैं जब आप खुद ही बदल जाते हैं, जब आपकी लाइफ की चाहते ही बदल जाती है। रोनाल्ड रेड और वॉरेन बफेट इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि वो कई दशकों तक एक ही काम करते रहे। उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दिया। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इतना बदल जाते हैं कि हम एक ही काम दशकों तक करना ही नहीं चाहते। हमारी एक 80 साल की जिंदगी नहीं होती, हमारे पास शायद 4 अलग अलग 20 साल के ब्लॉक्स होते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये मान लेना कि आप बहुत कम इनकम में हमेशा खुश रहेंगे, या ये चुनना कि आप हाई इनकम के लिए हमेशा बेइंतहा काम करते रहेंगे। ये दोनों आपके फ्यूचर में पछतावे का रिस्क बढ़ा सकता है, क्योंकि इंसान हर परिस्थिति में अडॉप्ट हो जाती है। एक्सट्रीम प्लान के फायदे समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके नुकसान जैसे रिटायरमेंट अफोर्ड ना कर पाना या पीछे मुड़कर देखना कि पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे भागते भागते निकल गई, ये पछतावे हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसलिए हर उम्र में एक बैलेंस बना के रखिए। मॉडरेट सेविंग, मॉडरेट फ्री टाइम, मॉडरेट कम्यूट, मॉडरेट फैमिली टाइम। ना तो इतना कम कमाओ कि फैमिली ना चला पाओ, ना ही पैसों को इतना ज्यादा चेज करो कि फैमिली से दूर हो जाओ। ये बैलेंस आपके प्लान के साथ साथ टिके रहने का यानी कि एंड्योरेंस का चांस बढ़ाता है। दूसरा और सबसे जरूरी, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ चेंजिंग योर माइंड्स एंड किल योर संक कॉस्ट। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि आपका मन बदलेगा, और जब बदले तो पुराने फैसलों से चिपक कर मत रहिए। वो कोशिशें जिन्हें आप वापस नहीं ला सकते, आपके फ्यूचर सेल्फ को आपके पास्ट सेल्फ का कैदी बना देना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अनजान आदमी आपके जिंदगी के फैसले ले रहे हैं। सबसे अनहैप्पी लोग वो होते हैं जो अपने 18 साल की चॉइस से लॉयलिटी निभाते निभाते 60 साल की हो जाते हैं। डेनियल kahneman, नोबेल प्राइज विनर,
उनके बारे में उनके एक सहयोगी वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमिस्ट बताया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि अपने किए हुए काम को पूरी तरह से नष्ट कर देने की क्षमता। वो एक चैप्टर पर हफ्तों तक काम करते थे और फिर अगले दिन उसे पूरी तरह से बदल देते थे, जैसे पिछला ड्राफ्ट कभी लिखा ही ना गया हो। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं तो उन्होंने कहा, आई हैव नो संक कॉस्ट। पास्ट एफर्ट की वजह से बेकार प्लान्स को खींचते मत रहिए, जल्दी छोड़िए, नया शुरू कीजिए, कंपाउंडिंग के रास्ते पर वापस चलिए। जिन फाइनेंशियल गोल्स को आपने तब बनाया था जब आप एक अलग इंसान थे, उन्हें बिना रहम के छोड़ देना फ्यूचर की पछतावे को कम करने का सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आप खुद बदलेंगे, और जब आप बदलेंगे तो आपके गोल्स भी बदलेंगे। एक प्लान बनाइए, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए ताकि जब जिंदगी बदले आपका प्लान टूट ना जाए, बल्कि उसके साथ इवॉल्व करें। आप जितनी जल्दी ये करेंगे, आप उतनी जल्दी कंपाउंडिंग के रास्ते पर वापस आ सकते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग ये मुफ्त में आने वाली चीज नहीं है, इसकी एक कीमत है, द प्राइस ऑफ एडमिशन। और वो कीमत क्या है, तो इस कीमत को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हम बदलते हैं, हमारे गोल्स, हमारी इच्छाएं, सब कुछ समय के साथ साथ बदल जाती है और हमें इस बदलाव के लिए तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन चाहे हम कितना भी बदल जाए, एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, एक यूनिवर्सल नियम, हर चीज की एक कीमत होती है, नथिंग इज फ्री। और पैसे के खेल में सबसे जरूरी चीज है उस कीमत को पहचानना और उसे चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर चीजों की कीमत उन पर लगे लेवल पर नहीं लिखी होती। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री, कुछ भी फ्री नहीं होता। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, कॉर्पोरेट एरिस्टोक्रेसी का चमकता हुआ उदाहरण। फिर सब कुछ बिखर गया। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, गलत बेट्स और जनरल इलेक्ट्रिक का स्टॉक $40 से $7 पर आ गया। ब्लेम सीधा सीईओ जेफ इमलेट पर डाला। उन्हें उनकी लीडरशिप, उनके फैसलों के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया। और सही भी था, जब चीजें अच्छी होती है तो आपको इनाम मिलती है और जब बुरी होती है तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। लेकिन जब इमलेट ने कंपनी छोड़ी तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने अपने सक्सेसर को कहा, हर काम आसान लगता है जब आप वो काम नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप भीड़ में खड़े होते हैं तो आपको वो मुश्किलें नहीं दिखती जिसका सामना सामने में खड़ा इंसान कर रहा होता है। और बिल्कुल यही इन्वेस्टिंग के साथ भी होता है। S&P 500 ने पिछले 50 सालों में 119 गुना रिटर्न दिया है। आपको बस बैठकर अपने पैसों को कंपाउंड होने देखना था। कितना आसान लगता है ना? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, ये कहना बहुत आसान है। उस वक्त लॉन्ग टर्म सोचना जब मार्केट क्रैश हो रहा हो बहुत मुश्किल है। हर कीमती चीज की तरह सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग भी एक कीमत मांगती है, लेकिन उसकी करेंसी डॉलर्स और सेंट्स में नहीं है। इसकी करेंसी है वोलेटिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट। एक रेफरेंस ग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें डीप ब्लैक रेखा डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज यानी कि यूएस का एक मेजर स्टॉक इंडेक्स को दर्शाता है और ग्रे लाइंस दर्शाता है कि जब इंडेक्स अपने हाई से 5% नीचे ट्रेड किया। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी किस तरीके से मूव करता है। और आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए अपने साइकोलॉजी पर कितना कंट्रोल रखना होगा। ये सब चीजें तब तक नजर नहीं आती जब तक आप इनका सामना असलियत में नहीं कर रहे होते। और ये सब तब आता है जब आपका पोर्टफोलियो 30% नीचे जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बिखर जाता है। और जब आप इस कीमत को नहीं पहचानते तो आप कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हैं, जो चोरी करने जैसा है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। सोचिए, आपको एक नई गाड़ी चाहिए, कीमत है $30,000
आपके पास 3 ऑप्शन है। $30,000 चुकाइए, दूसरा ऑप्शन एक सस्ती या पुराना गाड़ी लीजिए, तीसरा ऑप्शन गाड़ी चुरा लीजिए। हम सब जानते हैं कि तीसरा ऑप्शन नहीं चुनना है क्योंकि अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत से लोग तीसरा ऑप्शन चुनते हैं। अगर आपको अगले 30 साल तक 11% एनुअल रिटर्न चाहिए, क्या यह फ्री में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसकी कीमत है मार्केट का लगातार उतार चढ़ाव। वो आपको बड़े रिटर्न्स देगा और उतनी ही तेजी से वापस भी ले लेगा। यही है मार्केट रिटर्न की कीमत। इसका फी, इसका कॉस्ट ऑफ एडमिशन और इसमें दर्द होता है। नेटफ्लिक्स का स्टॉक 2002 से 2018 तक 35,000% बढ़ा, लेकिन इस दौरान वो 94% दिन अपने पिछले ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा था। मॉन्स्टर बेवरेज का स्टॉक 3,19,000% बढ़ा, लेकिन वो 95% दिन अपने ऑल टाइम हाई से नीचे था। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो इस कीमत को चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं। वो ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बनाते हैं। वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। रिसेशन से पहले बेचना, बूम से पहले खरीदना। लेकिन मनी गॉड्स उन लोगों को पसंद नहीं करते जो बिना कीमत चुकाए इनाम चाहते हैं। डिज्नीलैंड का टिकट $8,000 का होता है, लेकिन आप एक यादगार दिन बिताते हैं अपने बच्चों के साथ। क्या आप उस टिकट को फाइन मानते हैं? नहीं, आप उसे वर्थ इट मानते हैं। वही माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरी है। मॉर्निंग स्टार ने एक स्टडी की। उन्होंने टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स को देखा जिनका काम ही मार्केट के उतार चढ़ाव से बचकर रिटर्न देना है। 2010-11 के मार्केट क्रैश के दौरान 112 में से सिर्फ 9 फंड्स ने सिंपल 60-40 फंड से बेहतर परफॉर्म कर पाए। उन्होंने या तो रिटर्न कम कर दिया या रिस्क ज्यादा ले लिया, या दोनों, क्योंकि वो फी से बचना चाह रहे थे। कीमत से बचने की कोशिश में इन्वेस्टर अक्सर दुगनी कीमत चुका देते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का पुराने सीईओ जैक वेल्च को देखिए। वो हर क्वार्टर वॉल स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को बीट करने के लिए मशहूर थे। वो नंबर्स को मैसेज करते थे, फ्यूचर के गेन्स को करंट क्वार्टर में दिखाते थे ताकि स्मूथनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी का एक भ्रम बना रहे। स्टॉक होल्डर्स को लगा कि उन्हें कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है, लेकिन फिर बिल सामने आया। अच्छे दौर के पेनी गेन्स आज के लिए लॉसेस बन गए। तो सवाल ये है कि लोग गाड़ी, घर, खाने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। वो इन्वेस्टिंग की कीमत चुकाने के लिए इतना क्यों डरते हैं? जवाब सिंपल है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का कीमत साफ साफ दिखती नहीं है। इस पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा होता। तो जब बिल सामने आता है, जब मार्केट गिरती है, तो वो एक फी जैसा नहीं लगता। वो एक फाइन, एक जुर्माने जैसा लगता है और ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है और जुर्माने से तो बचना चाहिए। यही है वो सारी साइकोलॉजी। मार्केट की वोलेटिलिटी को एक जुर्माना या एक फाइन की तरह नहीं, एक फी की तरह सोचना, यही वो माइंडसेट है जो आपको गेम में इतनी ज्यादा देर तक रखेगा कि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। मार्केट रिटर्न्स कभी फ्री नहीं थे और ना कभी होंगे। वो एक कीमत मांगते हैं। आप ये फी चुकाने के लिए मजबूर नहीं है। आप लोकल मेले में जा सकते हैं या घर पर रह सकते हैं, लेकिन आपको वही मिलेगा जिसकी आप कीमत चुकाएंगे। और अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई इमोशनल फी देना पड़ेगा। यू आर नॉट फोर्स टू पे इट। आप कैश में बैठ सकते हैं, एफडी या बॉन्ड्स ले सकते हैं, पर रिवार्ड्स भी उसके हिसाब से मिलेगा। जैसे डिज्नीलैंड का टिकट 8,000 रुपए का है, लेकिन यादों की कीमत प्राइसलेस। वैसा ही मार्केट भी है। वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी ये कैश और बॉन्ड्स जैसे लो फी पक्ष से बेहतर रिटर्न्स पाने का कॉस्ट ऑफ एडमिशन है। मार्केट का टिकट महंगा है, लेकिन मैजिक के लिए एडमिशन फी देनी पड़ती है। जो लोग प्राइस से डरते हैं उन्हें रिवार्ड नहीं मिलता, लेकिन जो लोग फी को समझते हैं, सहते हैं और पे करते हैं, वही लोग कंपाउंडिंग के रास्ते पर चलते हैं। फाइंड द प्राइस देन पे इट, इतना ही काफी है। असली ट्रिक खुद को यह विश्वास दिलाना है कि मार्केट की ये फी चुकाने लायक है, क्योंकि अगर आप एडमिशन फी को हमेशा जुर्माना समझते रहेंगे तो आप कभी भी उसके जादू का आनंद नहीं उठा पाएंगे।
कीमत को पहचानिए और फिर उसे चुकाइए। लेकिन हम इंसान हैं, हम सब अलग अलग हैं, तो हम सभी पर ये बातें कैसे लागू होती हैं, हमारे अपने फैसलों पर, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने कीमत के बारे में जाना। हमने सीखा कि हर चीज की एक कीमत होती है और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की कीमत है वोलेटिलिटी, फियर और अनसर्टेनिटी। हमने जाना कि कीमत को एक फी की तरह देखना चाहिए, ना कि एक फाइन की तरह। अगर ये सब इतना सिंपल है तो फाइनेंशियल बबल्स क्यों बनते हैं? .com बबल्स में 6.2 ट्रिलियन डूब गए, हाउसिंग बबल्स में 8 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे जिंदगियां तबाह हो गई। हम इन सब चीजों से क्यों नहीं सीखते? आम जवाब है लालच, ग्रीड। लेकिन ये जवाब बहुत आसान है, अधूरा है। हम जानते हैं नो वन इज क्रेजी। लोग जब फैसले ले रहे थे तब उन्हें वो बिल्कुल सही लग रहा था। तो असली वजह क्या है? आज मैं आपके सामने एक ऐसी वजह पेश करूंगा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बबल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हम अनजाने में उन लोगों के इशारे ले लेते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे होते हैं। यह है चैप्टर 16, यू एंड मी। फाइनेंस में एक बहुत मासूम सा लगने वाला आइडिया है जिसने बेइंतहा नुकसान किया है। वह आइडिया है कि हर एसेट की एक रैशनल प्राइस होती है। ये गलत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज गूगल के स्टॉक की सही कीमत क्या है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपने कभी सोचे हैं कि आप जिसके फाइनेंशियल डिसीजंस देखकर प्रेरणा ले रहे हैं वो शायद आपका खेल ही नहीं खेल रहे हैं? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस गेम की बात है जिसमें हर प्लेयर की रूल्स अलग है। क्या आपके टाइम होराइजन 30 साल का है तो सही कीमत गूगल के अगले 30 साल के कैश फ्लोज का एनालिसिस करके निकलेगी। क्या आप 10 साल में पैसा निकालना चाहते हैं तो आप टेक इंडस्ट्री का पोटेंशियल को देखेंगे। क्या आप 1 साल में बेचना चाहते हैं तो आप करंट प्रोडक्ट सेल साइकिल पर ध्यान देंगे। और अगर आप एक डे ट्रेडर है तो आपके लिए सही कीमत है किसे फर्क पड़ता है? आप तो बस लंच तक होने वाले उतार चढ़ाव से कुछ पैसा बनाना चाहते हैं। जब अलग अलग इन्वेस्टर की गोल्स और टाइम होराइजन्स अलग अलग होते हैं तो जो कीमत एक इंसान के लिए पागलपन है वो दूसरे के लिए बिल्कुल सार्थक हो सकती है। .com बबल को ले लीजिए। लोग कहते हैं याहू का स्टॉक 1999 में इतना महंगा था कि ये पागलपन था। लेकिन जो लोग 1999 में याहू खरीद रहे थे उनमें से बहुतों का टाइम होराइजन इतना छोटा था कि उनके लिए ये महंगी कीमत बिल्कुल सार्थक थी। एक डे ट्रेडर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक $5 का है या 500 का, जब तक कि वो उस दिन सही दिशा में मूव करे। और यहाँ से खेल शुरू होता है। फाइनेंस के एक अटल नियम है, पैसा रिटर्न्स के पीछे भागता है। जब किसी एसेट में मोमेंटम बढ़ता है, जब वो लगातार ऊपर जाता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये सोचना बिल्कुल रीजनेबल है कि वो थोड़ी देर और ऊपर जाएगा। ये मोमेंटम और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है और देखते ही देखते मार्केट में प्राइस सेट करने वाले ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बन जाते हैं। बबल वैल्यूएशंस बढ़ने के बारे में उतना नहीं है, बबल टाइम होराइजन छोटे होने की बारे में ज्यादा है। 1999 में एवरेज म्यूचुअल फंड साल में 120% टर्नओवर कर रहा था। इसका मतलब है कि वो 8 महीने से ज्यादा आगे का नहीं सोच रहे थे। यही हाल हाउसिंग बबल में था। एक घर को 10 साल तक रखने के लिए $7 लाख देना पागलपन है, लेकिन उसे अगले कुछ महीनों में बढ़ती मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए ये बिल्कुल सार्थक है। और उस दौरान घरों की फ्लिपिंग 5 गुना बढ़ गई थी। आप इन लोगों को स्पेकुलेटर कह सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरी तरह से इरेशनल नहीं कह सकते। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब एक गेम खेलने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दूसरे गेम खेलने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडर से अपने इशारा लेना शुरू कर देते हैं। 1999 में सिस्को का स्टॉक 300% बढ़कर $60 तक पहुंच गया। उसका वैल्यूएशन $600 बिलियन हो गया। ये पागलपन था।
इकोनॉमिस्ट ने बताया कि इस वैल्यूएशन पर सिस्को 20 साल में पूरी यूएस इकोनॉमी से बड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे तो आपके खरीदने के लिए एक ही प्राइस अवेलेबल थे, सिर्फ $60। तो हो सकता है कि आपने अपने आसपास देखे होंगे और सोचे होंगे, वाह, शायद दूसरे इन्वेस्टर को कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, और आपने भी खरीद लिए होंगे। लेकिन आपको ये एहसास नहीं हुआ कि जो डे ट्रेडर्स उस स्टॉक की कीमत तय कर रहे थे वो आपसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे थे। $60 उनके लिए रीजनेबल था क्योंकि उनका प्लान उस स्टॉक को शाम तक बेचने का था। लेकिन $60 आपके लिए एक तबाही थी क्योंकि आपका प्लान उसे लंबे समय तक होल्ड करना था। सीएनबीसी का एनालिस्ट बोलता है बाय द स्टॉक, पर वो नहीं जानता है कि आप कौन हो। आप एक स्टूडेंट हो जो मजाक के लिए ट्रेड कर रहा है, आप एक विडो हो जो सेफ इनकम ढूंढ रही है, या एक फंड मैनेजर हो जो क्वार्टर एंड की प्रॉफिट बुक करना चाहता है। तो उसका बाय सिग्नल सबके लिए कैसे सही हो सकता है? इट्स क्रेजी। पर हम फिर भी फॉलो करते हैं क्योंकि प्राइस राइज होता देखकर इन्वेस्टर का डिसिप्लिन हिल जाता है। प्राइस इज ए ड्रग। ये दो इन्वेस्टर एक ही मैदान पर है लेकिन एक दूसरे की अस्तित्व से अनजान है, और जब उनकी राहें अनजाने में टकराती है तो किसी एक को चोट लगती है। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं होता, हमारी खर्च करने की तरीकों में भी होता है। हम उन लोगों से प्रभावित होते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन हम ये तो देखते हैं कि वो कौन सा गाड़ी चला रहे हैं या कौन से कपड़े पहन रहे हैं। हम उनके गोल्स, उनकी चिंताएं, उनकी एस्पिरेशंस नहीं देखते। एक नया लॉयर जिसे एक बड़ी फर्म में पार्टनरशिप मिला है, उसे शायद एक महंगी गाड़ी, एक सूट की जरूरत है, लेकिन मैं एक राइटर जो स्वेटपैंट्स में काम कर सकता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं उसके खर्चों को अपना स्टैंडर्ड बना लेता हूं तो मैं निराशा के रास्ते पर चल पड़ता हूं क्योंकि मैं वो पैसा खर्च कर रहा हूं बिना उस करियर बूस्ट के जो उसे मिल रहा है। हम अलग अलग खेल खेल रहे हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट गेम आइडेंटिफाई कीजिए। मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा होराइजन क्या है। उन्होंने अपने लिए लिखा था, आई एम ए पैसिव इन्वेस्टर, optimistic on global growth and confident my portfolio will benefit in 30 years। बस, तो अब किसी और के गेम से डिस्ट्रैक्ट होने की चांस ही नहीं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे जरूरी चीजों में से एक है अपने टाइम होराइजन को समझना और उन लोगों के एक्शन से प्रभावित ना होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर सकता हूं, पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। कई साल पहले मैंने अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट लिखा, मैं एक पैसिव इन्वेस्टर हूं जो दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में विश्वास रखता है और मुझे यकीन है कि अगले 30 सालों में वो ग्रोथ मेरी इन्वेस्टमेंट में दिखेगी। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप ये लिख लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि इससे जुड़ी ना होने वाली हर चीज, जैसे मार्केट इस साल क्या करेगा या अगले साल रिसेशन आएगी या नहीं, ये सब उस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा हूं। तो मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता और उनसे प्रभावित होने का खतरे में नहीं पड़ता। दुनिया की बाजार में सब प्लेयर्स सेम जर्सी पहने हुए होते हैं, पर उनके रूल्स, उनके गेम्स अलग अलग होता है। जब आपने अपना गेम डिफाइन नहीं किया तो आप किसी और के गेम में गोल मारने की कोशिश करेंगे और कभी जीत नहीं पाएंगे। आइडेंटिफाई योर गेम, स्टिक टू इट, बाकी सब डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके अलावा मार्केट में हमेशा एक आवाज होती है जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती है, एक आवाज जो हमें हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, जो है निराशावाद की आवाज, पेसिमिज्म। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने जाना कि हम सब अलग अलग गेम खेल रहे हैं और इसे ना समझना फाइनेंशियल बबल्स और पर्सनल निराशा की जड़ है। हमने सीखा कि हमें अपना खेल पहचानना है और उस पर टिके रहना है। लेकिन मैंने आखिर में एक आवाज का जिक्र किया था, एक ऐसी आवाज जो मार्केट में सबसे जोर से चिल्लाती है, एक ऐसी आवाज जो हमें हमारी खेल से भटकाने की पूरी कोशिश करती है। वो आवाज है पेसिमिज्म की, निराशावाद की।
तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी कि निराशावाद की आकर्षण। हिस्टोरियन डी मिक्लोजी ने लिखा था, मैंने कभी नहीं समझा कि लोगों को यह सुनना क्यों पसंद है कि दुनिया नर्क में जा रही है। अब ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, ये कॉम्प्लिकेंसी होती है। ट्रू ऑप्टिमिज्म ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा होने की चांसेस ज़्यादा है, चाहे बीच में सेटबैक्स आए। ऑप्टिमिज्म, आशावाद, ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा बेट है, क्योंकि दुनिया ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादातर समय बेहतर होती रहती है। लेकिन पेसिमिज्म, निराशावाद की हमारे दिलों में एक खास जगह है। ये सुनने में ज़्यादा स्मार्ट लगता है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल। ऑप्टिमिज्म एक सेल्स पिच जैसा लगता है, लेकिन पेसिमिज्म ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्टिमिज्म सुनने में फेक लगता है और पेसिमिज्म को हम महसूस कर पाते हैं। साल 2008 इकोनॉमी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बुरा साल। फाइनेंशियल सिस्टम लाइफ सपोर्ट पर था और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फ्रंट पेज पर एक स्टोरी पब्लिश की। एक रशियन प्रोफेसर इगर पेरनिन ने भविष्यवाणी की कि 2010 तक अमेरिका 6 टुकड़ों में टूट जाएगी। अलास्का वापस रसिया को मिल जाएगा, कैलिफोर्निया पर चाइना का प्रभाव होगा, टेक्सास मैक्सिको का हिस्सा बन जाएगा। ये कोई बैकरूम ब्लॉग नहीं था, ये दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पर था। अब इसकी तुलना कीजिए 1940s के जापान से। वर्ल्ड वॉर 2 में हार के बाद देश पूरी तरह से तबाह हो चुका था, भूखमरी फैली हुई थी। सोचिए, अगर उस वक्त कोई जापानीज एकेडमिक एक आर्टिकल लिखता और कहता, चिंता मत करो, हमारी जिंदगी में ही हमारी इकोनॉमी 15 गुना बढ़ जाएगी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुगनी हो जाएगी, हमारा स्टॉक मार्केट इतना रिटर्न देगा जो दुनिया में कभी देखा नहीं होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्ल्ड लीडर बनेंगे और अमेरिका हमारी सबसे करीबी सहयोगी बनेगा। उस इंसान पर लोग हंसते, लोग उसे पागल कहते, लेकिन जो उसने कहा वो बिल्कुल वही था जो अगले कुछ दशकों में जापान में हुआ। एक निराशावादी की भविष्यवाणी हमें एक्सेप्टेबल लगती है, लेकिन एक आशावाद से भरी सच्ची भविष्यवाणी भी हमें पागलपन लगती है। क्यों? इसके पीछे कई वजह है। हमारा दिमाग ऐसे ही बना है। डेनियल कैनमैन कहते हैं कि नुकसान फायदे से ज्यादा चुभता है। ये एक एवोल्यूशनरी शील्ड है। जो जीव खतरों को अपॉर्चुनिटी से ज्यादा जरूरी समझता है, उनके जिंदा रहने की चांसेस ज्यादा होता है। पैसा हर जगह है, इसलिए जब पैसों से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर आती है तो वो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और सबका ध्यान खींचती है। फ्लोरिडा में आया तूफान शायद सबको उतना इफेक्ट ना करे, लेकिन रिसेशन आपको इफेक्ट कर सकता है, इसलिए आप ध्यान देते हैं। 1929 की क्रैश के वक्त सिर्फ 2.5% अमेरिकन के पास स्टॉक थे, लेकिन पूरी दुनिया उस क्रैश को ऐसे देख रही थी जैसे उनकी अपनी किस्मत की फैसले हो रहा हो। इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पीटर ने लिखा, लोगों को लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, पेसिमिस्ट अक्सर आज के टेंस को फ्यूचर में सीधी लकीर में एक्सट्रपोलेट करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मार्केट एडॉप्ट करता है। मैट रिडली लिखते हैं, पेसिमिज्म फैशनेबल है, ऑप्टिमिज्म एम्बैरेसिंग। हैंस रोसलिंग लिखते हैं, लोग दुनिया को ज्यादा डरावनी, ज्यादा वायलेंट और ज्यादा होपलेस समझते हैं, रियल डाटा से काफी अलग। 2008 में एक एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा था कि जिस स्पीड से चाइना तेल इस्तेमाल कर रहा है, 2030 तक दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। उसका मैथ सही था, लेकिन उसका अनुमान गलत, क्योंकि जब तेल की कीमत बढ़ी तो फ्रैकिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिया कि जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। यानी प्रॉब्लम ने सॉल्यूशन को जन्म दिया। पेसिमिस्ट बोलता है ये अगली है और अगली ही रहेगा। रियलिस्ट बोलता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। एक और वजह है कि पेसिमिज्म इतना हावी क्यों रहता है। प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, इतनी धीरे कि उस पे ध्यान किसी का नहीं जाता है, लेकिन बर्बादी एक ही पल में हो जाती है, इतनी तेजी से कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन है। ओवरनाइट ट्रेजेडीज बहुत है, ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं होते। राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार प्लेन उड़ाया तो सालों तक किसी का ध्यान नहीं किया। लोगों को लगा कि ये कोई ट्रिक है। 4.5 साल लग गए दुनिया को यह विश्वास करने में कि इंसान सच में उड़ सकता है।
लेकिन जब उनके प्लेन से पहली मौत हुई, जब लाउटेंट थॉमस की जान गई, तो वो तुरंत खबर बन गई। पिछले 50 सालों में हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है। ये हर साल लाखों जिंदगियां बचाने की बराबर है। लेकिन ये इतनी धीरे धीरे हुआ कि उस पर कोई हेडलाइन नहीं बनती। लेकिन एक प्लेन क्रैश, एक कॉरपोरेट बैंकरप्सी, एक आतंकवादी हमला, ये तुरंत हमारा ध्यान खींच लेता है। रेपुटेशन बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे बर्बाद करने में एक ईमेल काफी है। यही स्टॉक मार्केट में भी होता है। 6 साल का 140% गेन इग्नोर हो जाता है। 6 महीने का 40% क्रैश हेडलाइन बन जाता है। तो पेसिमिज्म आकर्षक है। यह हमारा ध्यान खींचता है। यह हमें स्मार्ट फील कराता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 में लिखा था, मैंने देखा है कि वो इंसान नहीं जिसे दूसरों की निराश होने पर उम्मीद होती है, बल्कि वो इंसान जिसे दूसरों की उम्मीद होने पर निराशा होती है। वो लोग एक ज्ञानी की तरह दिखते हैं। तो हम क्या करें? पहले तो हम समझे कि ऑप्टिमिज्म क्या है। रियल ऑप्टिमिज्म ये विश्वास नहीं है कि अब सब कुछ अच्छा होगा। ये कॉम्प्लिकेंसी है। रियल ऑप्टिमिज्म में ये विश्वास करना है कि लंबे समय में एक स्टेबल नतीजे की ऑड्स आपके फेवर में है, भले ही रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आए। ये एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है कि ज़्यादातर लोग सुबह उठकर चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ना कि तभी मचाने की। ये एक रीजनेबल बेट है। जैसा हंस रोसलिंग ने कहा, मैं एक ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टॉक सीरियस पॉसिबिलिस्ट हूँ। स्टीफन हॉकिंग, महान साइंटिस्ट, 21 साल की उम्र में ही एक लाइलाज बीमारी हो गई। उससे एक बार पूछा गया, क्या आप हमेशा इतने खुश रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं 21 साल का था तब मेरी उम्मीदें यानी कि एक्सपेक्टेशन 0 हो गई थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक बोनस है। शायद ये पेसिमिज्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। और जब आप उम्मीद करते हैं कि चीजें खराब होंगी, तो आपको कभी कभी एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है जब वो उतना खराब नहीं होती। पेसिमिज्म आपके एक्सपेक्टेशंस को कम कर देती है और संभव नतीजों और उन नतीजों जिससे आपको खुशी मिलता है उसके बीच गैप को छोटा कर देता है। और ये आयरॉनिकली आशावादी होने की एक वजह है। और अगर आपको लगता है कि दुनिया खराब हो रही है, तो हिस्ट्री की पेजेस पलट कर देखिए। ग्रोथ हमेशा बैकग्राउंड में छुपी हुई होती है। तो हमने निराशावाद की आवाज को पहचान लिया है, हमने उसके आकर्षण को समझ लिया है, लेकिन हम इस आवाज को बाकी सारी आवाजों को कैसे प्रोसेस करते हैं? हम कैसे विश्वास करते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ? हम कहानियों के जरिए विश्वास करते हैं और वही है हमारा अगला चैप्टर। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने निराशावाद की आकर्षण को समझा। हमने जाना कि पेसिमिज्म क्यों स्मार्ट लगता है, क्यों हमारा ध्यान खींचता है और क्यों इसकी आवाज हमेशा आशावाद से ज्यादा ऊंची होती है। तो हम इन आवाजों को, इन अलग अलग विचारों को कैसे प्रोसेस करते हैं? हम विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास स्टैटिस्टिक्स पर नहीं, कहानियों पर टिका होता है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, यानी कि जब आप कुछ भी मान लेंगे, यानी जब कहानियां सच्चाई से ज्यादा पावरफुल बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबक है एपेलिंग फिक्शंस, वो आकर्षक कहानियां जिनके आगे हर डेटा, हर फैक्ट, हर सच्चाई घुटने टेक देती है। एक कल्पना कीजिए, एक एलियन को धरती पर भेजा गया है। उसका काम है हमारी इकोनॉमी पर नजर रखना। वो 2007 में न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर से मंडराता है। वो देखता है चमकती हुई लाइट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, हाईवेज, यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर्स, सब कुछ। और 2 साल बाद 2009 में वो फिर से वापस आता है। वो देखता है सब कुछ वैसे ही है, उतने ही बिल्डिंग्स, उतने ही फैक्ट्रीज, उतने ही कंप्यूटर्स, बल्कि टेक्नोलॉजी और बेहतर हो गई है। लोगों के पास अब स्मार्टफोन्स है, मेडिसिन और बेहतर हो गई है। वो निष्कर्ष निकालता है कि इकोनॉमी 2007 जैसी ही है या शायद उससे बेहतर। और फिर वो नंबर्स देखता है।
उसे पता चलता है कि अमेरिकन घराने 16 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा गरीब हो गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। स्टॉक मार्केट आधा हो चुका है। वो हैरान है। वो कहता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास उतना ही ज्ञान है, उतना ही टूल्स है, कुछ भी तो नहीं बदला, तो तुम गरीब क्यों हो? तुम इतने निराशावादी क्यों हो? कैसे हो? एक चीज थी जो वो एलियन नहीं देख सकता था। एक चीज 2007 और 2009 के बीच बदल गई थी। वो थी वो कहानियां जो हम खुद को इकोनॉमी के बारे में सुना रहे थे। 2007 में हम घरों की कीमतों की स्टेबिलिटी, बैंकर्स की समझदारी और फाइनेंशियल मार्केट की रिस्क को आंकने की क्षमता की कहानी पर विश्वास करते थे। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही बदला था, लेकिन उसने दुनिया में सारा फर्क ला दिया। और बस वही कहानी बदलने से दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी हिल गई। जैसे ही वो कहानी टूटी, मॉर्गेज डिफॉल्ट बढ़े, बैंक डूबे, लोगों की नौकरियां गई, खर्च कम हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। हमने खुद को एक कहानी से चोट पहुंचाई थी और वो चोट बहुत गहरी थी। कहानियां इकोनॉमी में सबसे पावरफुल फोर्स है। वो ईंधन है जो हमारी क्षमताओं को काम करने देती है और वो ब्रेक है जो हमें रोक देती है। तो हम ऐसी कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं, खासकर उन पर जो सच नहीं होती? पहली वजह, द मोर यू वांट समथिंग टू बी ट्रू, द मोर लाइकली यू आर टू बिलीव ए स्टोरी दैट ओवरएस्टिमेट द ऑड्स ऑफ इट बीइंग ट्रू। एक शताब्दी पार कर चुकी महिला, यानी कि जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुका है, उनसे पूछा गया, आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? उन्होंने कहा, आर्मिस्टिस डे, जिस दिन वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि अब कभी कोई युद्ध नहीं होगा। 21 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। हम उन चीजों पर विश्वास करना चाहते हैं जिन्हें हम सच मानना चाहते हैं। मैं इन्हें कहता हूं अपीलिंग फिक्शंस। ये तब होता है जब आपके पास लिमिटेड कंट्रोल हो लेकिन स्टेक्स बहुत हाई हो। एक यमनी गांव में एक आदमी का बेटा बीमार था। गांव वालों ने एक देसी इलाज बताया। एक जलती हुई लकड़ी उसके सीने में घुसा दो ताकि उसकी बीमारी बाहर निकल जाए। बाद में उस आदमी ने कहा, जब आपके पास पैसे नहीं होते और आपका बेटा बीमार होता है तो आप कुछ भी मान लेंगे। जब स्टेक्स बहुत हाई होते हैं तब आप कुछ भी मान लेते हैं। और इन्वेस्टिंग से ज्यादा हाई स्टेक्स कहाँ होते हैं? स्टॉक मार्केट के सही होने के इनाम बहुत बड़े हैं कि लोग फाइनेंशियली क्वेर्की यानी नीम हकीमों पर उस तरह से विश्वास कर लेते हैं जैसा वो मौसम के बारे में कभी नहीं करेंगे। बर्नी मैडोफ की पॉन्जी स्कीम्स, उसके रिटर्न्स हमेशा कॉन्सिस्टेंट थे। उसकी ऑडिटिंग एक अनजान फर्म कर रही थी। ये ऑब्वियस होना चाहिए था, लेकिन उसने एक अच्छी कहानी सुनाई और दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि वो उस पर विश्वास करना चाहते थे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी यही होता है। मार्केट के गुरु टीवी पर कहते हैं, ये स्टॉक 10x जाएगा। आप बिलीव करते हैं क्योंकि क्या पता सही हो जाए, क्योंकि रिटर्न इतना ह्यूज हो सकते हैं कि लोग होप बेचने वालों पर भरोसा कर लेते हैं आंख बंद करके। इसीलिए लोग मैडोफ जैसे कॉर्न आर्टिस्ट की जाल में फंस जाते हैं। हम कहानियों पर इसलिए भी विश्वास करते हैं क्योंकि एवरीवन हैज एन इनकम्प्लीट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, बट वी फॉर्म ए कंप्लीट नैरेटिव टू फिल इन द गैप्स, द गैप बिटवीन व्हाट यू वांट वर्सेस व्हाट यू नीड। रूम फॉर एरर का इंपॉर्टेंस यही है। अगर आप सिर्फ उस चीज पे डिपेंड करते हैं जो आप चाहते हैं तो उसे सच मान लेते हैं, तो आप फेक फिक्शन की ट्रैप में आ गए। फेड ने 2007 में इकोनॉमी का फोरकास्ट दिया 1.6 to 2.8% ग्रोथ आएगी। एक्चुअल में -2% कंस्ट्रक्शन था। क्यों? क्योंकि वो रिसेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। करते तो उनका ही करियर खत्म हो जाता। तो उन्होंने सेफ स्टोरी बनाई, अपीलिंग फिक्शंस। पर रियल वर्ल्ड में फिक्शन का कोई स्पेस नहीं होता। अगर आप रिसेशन एक्सपेक्ट करते हैं तो हर नेगेटिव न्यूज में आपको रिसेशन ही दिखेगा। आप क्या सोचना चाहते हैं वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में रूम फॉर एरर, फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस एसेंशियल है।
मेरी बेटी 1 साल की है। उसे नहीं पता है कि मैं काम पर क्यों जाता हूँ। सैलरी, बिल्स, रिटायरमेंट्स, ये सब उसके लिए बकवास है। लेकिन वो कंफ्यूज होकर नहीं घूमती। उसने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली है। डैड मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। उसके पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से उसकी कहानी बिल्कुल आर्थक है। हम सब, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, बिल्कुल वही करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते, इसलिए हम अपने लिमिटेड अनुभव की आधार पर दुनिया को समझने के लिए एक पूरी कहानी बना लेते हैं। डेनियल खनमैन कहते हैं, हैंडसाइट यानी पास्ट को समझने की क्षमता हमें यह भ्रम देती है कि दुनिया समझ में आने लायक है। यह हमें भ्रम देती है कि दुनिया आर्थक है, भले ही वो ना हो। ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा नजरिया हमारा अपना है और दूसरों की नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस बबल की जड़ है। स्टॉक मार्केट फोरकास्ट ये इतने बेकार होते हैं कि सिर्फ अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज मान लेंगे तब भी आप ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। वॉल स्ट्रीट के 20 टॉप स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। कार्ल रिचर्ड्स ने लिखा, रिस्क वही होता है जो बचा रह जाता है जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ सोच लिया है। पर फिर भी लोग फोरकास्ट पे भरोसा करते हैं। क्यों? साइकोलॉजिस्ट फिलिप टेटलॉक कहते हैं, लोग एक प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं और जो ऐसे इल्यूजन देते हैं उन पे लोग भरोसा विश्वास करने लगते हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में विश्वास करना चाहते हैं जो प्रेडिक्टेबल हो, कंट्रोलेबल हो। इसलिए हम उन लोगों की तरफ मुड़ते हैं जो अथॉरिटेटिव आवाज में हमें यह विश्वास दिलाने की वादा करते हैं। नासा ने प्लूटो तक एक स्पेसक्राफ्ट भेजा। 3 बिलियन माइल का सफर 9.5 साल में पूरा हुआ और नासा का अनुमान सिर्फ 1 मिनट से गलत था। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स एक प्रिसीजन का फील्ड है। वहां इंसानी इमोशन का कोई काम नहीं। फाइनेंस अनसर्टेनिटी का फील्ड है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो प्लूटो की सफर जैसा प्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि कंट्रोल का भ्रम अनसर्टेनिटी की सच्चाई से ज्यादा आकर्षक होता है। फाइनेंस में कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। ह्यूमन बिहेवियर, लक, इमोशन सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल, पर हम फिर भी सोच लेते हैं कि हम कंट्रोल में है। खनमैन ने एंटरप्रेन्योर से पूछा, आपके सक्सेस का कितना पार्ट आप पे डिपेंड करता है? सबने बोला 80%। पर सच, मार्केट, कंप्यूटर्स, लक सब इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सब उस एलियन की तरह है जो ऊपर से देखकर सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो इन कहानियों से अनजान है जो हर इंसान के दिमाग के अंदर चल रहा है। एलियन सोचता है कि वो सब देख के समझ गया है दुनिया को, पर वो ये नहीं जानता है कि इंसान के दिमाग के अंदर कुछ अलग ही कहानी चल रहा है और वो कहानी इकोनॉमी चला रही है। और वही कहानी आपका वेल्थ बना भी सकती है और उड़ा भी सकती है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझते हम हमेशा गलती करते रहेंगे। तो अब जब हमने साइकोलॉजी के सारे पहलुओं को देख लिया है तो इसका सार क्या है? हम इन सब लेसन्स को जोड़ करके अपने लिए क्या निष्कर्ष निकाले? इस पूरी किताब का निचोड़ वही है हमारा अगला चैप्टर। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने कहानियों की ताकत को देखा। हमने जाना कि हमारा विश्वास हमारा ही बनाई हुई कहानियों पर टिका होता है, जो हमें एक ऐसी दुनिया में सेंस देती है जो अक्सर बेईमानी होती है। तो अब हम इस सफर के अंत के करीब है। हमने साइकोलॉजी के अलग अलग पहलुओं को समझा है, लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब को जोड़कर हम अपने लिए क्या निष्कर्ष निकाले। यह है चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ, यानी कि सबक के सार। अब हम इस सभी धागों को एक साथ बांधेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि पैसों के बारे में सलाह देना कितना खतरनाक हो सकता है। 1931 में कार्लेंस नाम का एक आदमी डेंटिस्ट के पास गया। उसके मुंह में बहुत दर्द था। डेंटिस्ट ने उसे एनेस्थेसिया दे दिया।
जब कार्लेंस कुछ घंटों बाद उठा तो उसके 16 दांत कम थे और उसके टॉन्सिल्स निकाल दिए गए थे और फिर सब कुछ गलत हो गया। एक हफ्ते बाद सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से कार्लेंस की मौत हो गई। उसकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर केस किया, इसलिए नहीं कि सर्जरी गलत हुई। 1931 में हर सर्जरी में मौत का खतरा रहता था। उसने केस इसलिए किया क्योंकि कार्लेंस ने उन प्रोसीड्यूर्स के लिए कभी अपनी सहमति दी ही नहीं थी। लेकिन उस दौर में डॉक्टर और पेशेंट के बीच कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कोर्ट्स का कहना था कि डॉक्टर को फैसले लेने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त के डॉक्टर्स दो कहानियों पर विश्वास करते थे। पहला, हर मरीज ठीक होना चाहते हैं, और दूसरा, उसे ठीक करने का एक यूनिवर्सल और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों पर विश्वास करते हैं तो हर मरीज को पूछने की जरूरत ही क्या है। लेकिन पिछले 50 सालों में मेडिसिन बदल गई है। अब मेडिकल स्कूल्स बीमारी के इलाज करने से ज्यादा मरीज की इलाज करने पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि मरीज के सामने सारे ऑप्शंस रखना और फिर उसे फैसले लेने देना कि उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। क्योंकि हर मरीज अलग है, उनके गोल्स अलग है, उनकी सहन शक्ति अलग है। अगर आप जानते हैं कि कौन सा प्रोफेशन बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ जी, फाइनेंशियल एडवाइस। डॉक्टर जय कर्ट्ज ने लिखा, डॉक्टर्स के बेनोवलेंट इंटेंशंस कभी कभी डेंजरस होती है क्योंकि हर पेशेंट की प्रायोरिटी अलग होती है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई यूनिवर्सल सच्चाई नहीं है। जैसे डॉक्टर्स के पास नॉलेज होती है, वो जानते हैं कि क्या चीज काम करती है, वैसे ही फाइनेंस में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। तो आज मैं आपको वही यूनिवर्सल ट्रूथ्स, उन सबक का सार एक एक करके बताऊंगा। तो पहला, जब चीजें अच्छी जा रही हो तो ह्यूमिलिटी ढूंढिए, और जब खराब हो तो खुद के लिए माफी और दया, क्योंकि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना दिखता है। क्योंकि ना तो कभी सब कुछ परफेक्ट होता है, ना ही सब कुछ बर्बाद। लाखों रिस्क, दोनों असली है। दूसरा, लेस ईगो मोर वेल्थ। पैसा बचाना आपके ईगो और आपके इनकम के बीच की गैप है। आज का खुशी को रोकिए ताकि कल ऑप्शंस हो। और दौलत वही है जो दिखती नहीं। अपनी पैसों को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपको रात को अच्छी नींद आए। यह सबसे अच्छा यूनिवर्सल गाइड पोस्ट है। अगर आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पावरफुल चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपने टाइम होराइजन बढ़ाना। समय इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी ताकत है। यानी लंबे अवधि तक अपने इन्वेस्टमेंट पर टिके रहने की बात की जा रही है। ज्यादा वक्त देंगे तो गलतियां छोटी लगने लगती है और छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती है। पांचवा, बहुत सारी चीजों की गलत होने के साथ साथ ठीक रहना सीखिए। आप आधे बार गलत होकर भी एक बहुत बड़ी दौलत बना सकते हैं। अपनी सक्सेस को पूरे पोर्टफोलियो से नापिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से नहीं। छठा, अपने पैसों का इस्तेमाल अपने समय पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यह पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है। जब चाहो, जहां चाहो, जिसके साथ चाहो काम करने की फ्रीडम, यही असली वेल्थ है। और सातवां, बी नाइसर एंड लेस फ्लसी। ज्यादा दयालु रहिए, कम दिखावा कीजिए। कोई आपके सामान से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। रेस्पेक्ट दया और विनम्रता से मिलती है, हॉर्स पावर से नहीं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए गाड़ी नहीं, नेचर चाहिए। आठवां, बचाइए, बस बचाइए। आपको बचाने के लिए कोई खास वजह की जरूरत नहीं है। जिंदगी सरप्राइजेस के लिए बचाइए। लाइफ हार्ड मोड़ पे चौंकाता है। सेविंग बिना रीजंस के रखिए, फ्यूचर की अननोन समस्याओं के लिए। नौवां, सक्सेस की कीमतों को पहचानिए और उसे चुकाने के लिए तैयार रहिए। वोलेटिलिटी एक फी है, फाइन नहीं। पे कीजिए और आगे बढ़िए। 10वां, वर्शिप रूम फॉर एरर। गलती की गुंजाइश की पूजा कीजिए। ये आपको गेम में बनाए रखती है। जो होना चाहिए और जो हो सकता है उसके बीच का गैप ही आपका सर्वाइवल का सीक्रेट है।
11वां, फाइनेंशियल डिसीजन की एक्सट्रीम रिजल्ट से बचिए क्योंकि आप बदलेंगे और आपके पिछले एक्सट्रीम फैसले आपके फ्यूचर की पछतावे बन सकते हैं। जितना ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजन होगा उतना ज्यादा फ्यूचर रिग्रेट का रिस्क बढ़ेगा। 12वां, रिस्क से प्यार कीजिए क्योंकि वो लंबे समय में फायदा देता है, लेकिन बर्बाद होने वाले रिस्क से डरिए क्योंकि वो आपको फ्यूचर के रिस्क लेने से रोकता है। एकदम खत्म होने की बात, आप फ्यूचर की रिस्क ले ही नहीं सकते। 13वां, पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं और ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके फैसले कोई दूसरा खेल खेलने वाले लोगों से प्रभावित ना हो। दूसरे का गेम देखकर खुद का डिसीजन मत लीजिए। हर कोई अलग गेम खेल रहा है और हर किसी का सही जो शब्द है वो अलग होता है। और आखिर में रेस्पेक्ट द मेस, इस बात की इज्जत कीजिए कि फाइनेंस में चीजें मेसी हैं। स्मार्ट, समझदार और रीजनेबल लोग आपस में सहमत नहीं हो सकते क्योंकि सबके गोल्स और सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। कोई एक सही जवाब नहीं है, सिर्फ वो सही जवाब है जो आपके लिए काम करता है। मैं आपको फाइनेंशियल प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वो लेंस दे सकता हूं जिसे आप खुद को पहचाने। यही लेंस आपको लॉन्ग टर्म में जीत दिलाएगा। तो अब जब हमने सारे नियम, सारे साइकोलॉजी समझ ली है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए क्या काम करता है। तो फिर चलिए मिलते हैं इस किताब की आखिरी चैप्टर में। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने इस सफर के सारे ज्ञान को एक साथ बुना। हमने जाना कि फाइनेंस में कोई एक सही जवाब नहीं है, सिर्फ वो जवाब है जो आपके लिए काम करता है। तो अब हम इस आखिरी चैप्टर में कुछ नया सबक नहीं सीखेंगे। इस किताब में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाया है, लेकिन आज मैं कुछ कॉन्फेस करूंगा। ये है चैप्टर 20, कॉन्फेशंस। एक बिलियनियर इन्वेस्टर है सैंडी गॉटस्मैन। जब वो किसी को अपनी टीम के लिए इंटरव्यू करते हैं तो वो सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आपके पास क्या है और क्यों। वो ये नहीं पूछते कि कौन सा स्टॉक सस्ता है या कौन सा इकोनॉमी डूबने वाली है। वो पूछते हैं तुम अपने पैसों के साथ क्या करते हो। दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है क्योंकि ये उस मीलों लंबे गैप को दिखाता है जो उस चीज के बीच में है जो आर्थक है और उस चीज के बीच में है जो सही महसूस होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के आधे से ज्यादा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने खुद के फंड में एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करते। और डॉक्टर्स अक्सर अपने लिए अपनी जिंदगी की आखिरी पलों में उन इलाजों को नहीं चुनते हैं जो वो अपने मरीजों को रिकमेंड करते हैं। वो शांति से जाना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइपोक्राइट है। इसका मतलब है कि जब बात आपकी और आपकी परिवार की आती है तो कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई यूनिवर्सल सच्चाई नहीं होती। सिर्फ वो होता है जो आपके लिए काम करता है, जो आपको रात को अच्छी नींद देता है। फाइनेंशियल फैसले स्प्रेडशीट्स या किताबों में नहीं लिए जाते, वो डिनर टेबल पर ही लिए जाते हैं। वो अक्सर रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के इरादे से नहीं, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर या बच्चों को देखभाल करने की चांस को मैक्सिमाइज करने के इरादे से लिए जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने पैसों के साथ क्या करता हूं। मैं आपको अपनी साइकोलॉजी बताऊंगा। तो पहला कॉन्फेशन, मेरी सेविंग्स। चार्ली मंगर ने कहा था, मेरा इरादा अमीर बनने का नहीं था, मैं बस आजाद होना चाहता था। अमीर होने को छोड़ दीजिए, लेकिन आजादी, इंडिपेंडेंस, यही हमेशा से मेरा पर्सनल फाइनेंशियल गोल रहा है। सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना या सबसे लग्जरियस लाइफ जीना, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस हर सुबह उठकर ये जानना चाहता हूं कि मेरी परिवार और मैं अपनी शर्तों पर जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सोच मुझे मेरे पिता से मिली। वो 40 साल की उम्र में डॉक्टर बने। उन्होंने बहुत सालों तक एक हाई सेविंग रेट बनाए रखा और फिर एक दिन इमरजेंसी रूम डॉक्टर के उस हाई स्ट्रेस प्रोफेशन से थक कर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जस्ट क्विट। ये आजादी कि आप सुबह उठे और अपनी जिंदगी का रुख बदल दे, यही पैसे का सबसे बड़ा इनाम है।
और इसके लिए आपको डॉक्टर की इनकम की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत है अपनी उम्मीदों को काबू में रखने की और अपनी आमदनी से कम में जीने की। मैं और मेरी वाइफ कॉलेज में मिले थे, एंट्री लेवल नौकरियां, लिमिटेड सैलरी। मेरी पत्नी और मैं हमने अपनी 20s की उम्र में आम लाइफस्टाइल बनाया। पिछले 10 सालों में हमारी इनकम बढ़ी है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल लगभग वैसा ही है। हमारी हर बढ़ोतरी हमारी इंडिपेंडेंस फंड में जाती है। हमने अपने लाइफस्टाइल का गोल पोस्ट को हिलाने से रोक दिया। हमने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो कागज पर बिल्कुल गलत लगते हैं। हमने अपना घर बिना लोन के खरीदा है। ये शायद हमारा सबसे खराब फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन सबसे अच्छा मनी डिसीजन, क्योंकि अपने घर का पूरी तरह से मालिक होने का एहसास मुझे आजाद महसूस कराता है। मेरा गोल हाईएस्ट रिटर्न नहीं था, मेरा गोल था पीस ऑफ माइंड। नो EMI इक्वल टू नो स्ट्रेस इक्वल टू फुल इंडिपेंडेंस। हम अपनी एसेट्स का लगभग 20% कैश में रखते हैं। कोई भी रैशनल एडवाइजर इसके खिलाफ होगा, लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कैश आज़ादी की ऑक्सीजन है और हम कभी भी मजबूरी में अपने स्टॉक्स बेचना नहीं चाहते। हम उस कर्व बॉल के लिए बचा रहे हैं जिसका आना जिंदगी में तय है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला रूल याद है ना? नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली बाय चार्ली मंगर। तो मेरा दूसरा कॉन्फेशन, मेरी इन्वेस्टिंग। मैंने अपना करियर एक स्टॉक पिकर की तरह शुरू किया था। मैं 25 अलग अलग स्टॉक्स रखता था। मैंने मार्केट को बीट किया या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कभी अक्लमंदी से स्कोर नहीं रखा, लेकिन अब मेरे पास जो स्टॉक्स है वो एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग खराब है। कुछ लोग मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मेरा विश्वास सिंपल है, मैं अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर लूंगा अगर मैं लगातार कई दशकों तक एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता रहूं और उस पैसे को कंपाउंड होने दूं। मेरी स्ट्रेटेजी यह है, आई कैन अफोर्ड टू नॉट बी द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, बट आई कांट अफोर्ड टू बी ए बैड वन। जब मैं इस तरह से सोचता हूं तो इंडेक्स फंड खरीदना और उसे होल्ड करना मेरे लिए एक नो ब्रेनियर है। मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी सही सेक्टर चुनने या अगले रिसेशन को प्रेडिक्ट करने पर निर्भर नहीं करती। ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। नंबर 1, हाई सेविंग रेट। नंबर 2, पेशेंस। और नंबर 3, इस बात की ऑप्टिमिज्म कि ग्लोबल इकोनॉमी अगले कई दशकों तक वैल्यू क्रिएट करती रहेगी। मैं अपना सारा दिमाग इन 3 चीजों पर ही लगाता हूं, खासकर पहली 2 पर, जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं। दोस्तों, जितनी बड़ी दुनिया है उतनी ही अलग पैसों की रूल्स है, हर एक के लिए अलग अलग। मैं ये मानता हूं पैसों का अल्टीमेट गोल है रात को चैन से सोना। आपको सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, आपको सबसे ज्यादा सुकून चाहिए। और अगर ये सुकून इंडेक्स फंड से आती है, कैश रखने से आता है, घर बिना लोन के लेने से आता है, तो वो सही है। ये थी मेरी कहानी, मेरी साइकोलॉजी ऑफ मनी। ना मैं परफेक्ट हूं, ना मेरा प्लान, लेकिन ये मेरा प्लान है। आपका प्लान अलग हो सकता है और मेरा प्लान मुझे चैन देता है। क्या मैं फ्यूचर में अपनी स्ट्रेटजी बदलूंगा? शायद, क्योंकि हम सब बदलते हैं। लेकिन 2 चीजें हैं जो कभी नहीं बदलेगी, मेरा आजादी का गोल और वो फैसले लेना जिससे मुझे रात को अच्छी नींद आए। यही मेरे लिए पैसे की साइकोलॉजी में मास्टरी हासिल करना है। लेकिन ये मेरी कहानी है, आपकी कहानी अलग हो सकती है। और ये पूरी सीरीज का, इस पूरी किताब का आखिरी और सबसे पहला सबक यही है, द अल्टीमेट गोल ऑफ मनी इज टू गिव यू द फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही खत्म होता है, लेकिन आपका असली इम्तिहान अब शुरू होगा। इस पूरी सीरीज में मैं आपको एक बैंक चोरी करने का प्लान नहीं दिया, मैं आपको उस सबसे बड़े, सबसे अजीब और सबसे सुरक्षित बैंक को लूटने का प्लान दिया है जो आपके दिमाग के अंदर है। एक ऐसा बैंक जिसके तिजोरियों में आपकी उम्मीदें, आपका डर, आपका लालच, आपके पछतावा सब बंद है। आपके हाथ में अब सारे टूल्स हैं, सारे नुस्खे हैं। आप जानते हैं कि लक और रिस्क दोनों जुड़वा भाई है। आप जानते हैं कि एनफ बोलने की ताकत क्या है। आप जानते हैं कि असली आजादी अपने समय पर कंट्रोल है।
आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू इंतजार करने वालों के लिए काम करता है। आप जानते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग अलग खेल हैं। आप जानते हैं कि फेलियर सक्सेस का प्लान का हिस्सा है। आप वो सारे राज जानते हैं जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं जान पाते। लेकिन ये प्लान मेरा नहीं है, ये प्लान आपका है। आपकी कहानी, आपके अनुभव, आपके गोल्स, आपकी आजादी। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि इस पूरे सफर का, हर एक चैप्टर का, हर एक कहानी का सिर्फ एक ही सबक था, सबसे पहला और सबसे आखिरी। आप पागल नहीं हैं और ना ही वो इंसान है जो आपसे बिल्कुल अलग फैसले ले रहा है। हम सब बस अपनी कहानियों को अर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इस पूरे किताब को मेरे साथ सुना तो एक बात कहना चाहता हूं कि आप एवरेज नहीं है। आप वो है जो दुनिया में 1% में आते हैं, जो पैसा को समझना चाहते हैं, सिर्फ कमाना नहीं। आपने पेशेंस सीखा और आपने ये भी माना कि रात की नींद कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि यह ज्ञान क्या आपने सिर्फ सुना है या अपनी जिंदगी में उतारने का इरादा भी बनाए हैं? क्योंकि दोस्तों, किताब का असर तभी होता है जब उसका हर एक पेज आपके एक्शन में बदल जाए। मैं ये वीडियो इस उम्मीद के साथ खत्म कर रहा हूँ कि आप पैसों को अपने लिए काम में लाएंगे, ना कि अपना पूरा जीवन पैसों के पीछे दौड़ते बिताएंगे। क्योंकि अंत में मनी इज नॉट द गोल बट द फ्रीडम इज। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सब फ्री हो जाए। तो आप जाइए और अपना खेल अपने शर्तों पर खेलिए। अगर इस किताब के सारे चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है, और आगे आने वाले किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना जरूरी है। अगर आपने प्रोफेसर को सब्सक्राइब किया मतलब आप अपने पैसों के साथ बाकियों से बेहतर डिसीजन ले पाएंगे।